हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों? एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसके लिए फर्दर दी गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रपोज करी वी ब्लैक और एच बैथी ने। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, उनको कंसीडर किया गया कि दे आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब मेटल आयन्स और लिगेंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कैसा था? वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक था। मतलब वहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी इंस्टेड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक तो ये अज्यूम किया गया कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में है वहाँ पे इंटरेक्शन कैसी है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरा, जो लिगेंड्स हैं उनको कहा गया कि दे आर पॉइंट चार्जेस, मतलब दे कैरी आइदर नेगेटिव चार्ज और दे आर पोलर इन नेचर। इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उनको कंसीडर किया गया कि वो कैसे होंगे? पोलर होंगे। अब लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस कैसे? जैसे Cl नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, या जो है मान लो CO3 2 नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जहां पर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं वहां पर कहा गया कि जो डोनर एटम है उस पर कंसीडर किया गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पोलर उसको लिया गया। तो इस तरह से लिगेंड्स को कंसीडर किया गया कि दे आर पॉइंट चार्जेस। अब जब ये लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, क्योंकि मेटल आयन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, और लिगेंड्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और ये जो लिगेंड्स हैं ये मेटल आयन को अप्रोच करेंगे तो दे सराउंड दी मेटल आयन। इस तरह से ये लिगेंड्स जो हैं मेटल आयन को सराउंड कर लेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। अब जब ये लिगेंड्स मेटल आयन को सराउंड कर लेते हैं तो इस तरह से क्या हो जाता है? जो लिगेंड्स का नेगेटिव चार्ज है वो मेटल आयन के सराउंडिंग में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरह से अब ये लिगेंड्स जो हैं जब मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं तो मेटल आयन के सराउंडिंग में ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से नेगेटिव चार्ज का मेटल आयन के सराउंडिंग में जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इस तरह से स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव चार्ज का बन गया, तो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड। और यहीं से बच्चों ये नाम आया, कौन सा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड किसका? नेगेटिव चार्ज का। कहां पर? इन द सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब इस क्रिस्टल फील्ड में जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल से क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों अब जो लिगेंड्स हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और साथ में जो मेटल आयन है उसके पास भी d ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इन मेटल आयन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हैं उनमें आपस में क्या होगी? रिपल्शन होगी। मतलब यहाँ मान लो लिगेंड्स यहाँ पर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में, और जो मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में क्या शुरू हो जाएगी? रिपल्शन। रिपल्शन क्यों? क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल आयन्स के d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके कारण वहां पर रिपल्शंस शुरू हो जाएंगी। अब इस रिपल्शन के कारण ये d ऑर्बिटल्स जो हैं अपनी डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रख पाते। डीजेनरेसी मतलब
अभी तक तो इनकी एनर्जी क्या थी डी ऑर्बिटल्स की, सेम थी, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स आए इनकी एनर्जी क्या होती है, डीजेनरेट नहीं रहती। पहले इनकी एनर्जी क्या होगी, रिपल्शंस के कारण इंक्रीज होगी, और क्योंकि लिगेंड्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी तो इनकी डीजेनरेसी जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। कैसे, हम इसको जो है इस फिगर से समझ सकते हैं बच्चों। मान लो ये हमारे पास एनर्जी है और सपोज मेरे पास मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर लोएस्ट एनर्जी इनकी दिखाई हुई है, और लोएस्ट एनर्जी मतलब यहाँ पे मेटल आयन गैसियस स्टेट में जब प्रेजेंट है तो उस समय डी ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी एक जैसी है, और इनको कहेंगे हम कौन से ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, मतलब उनकी एनर्जी एक जैसी है। अब क्या होता है, जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में और इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन के कारण इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है इंक्रीज्ड एनर्जी कुछ इस तरह से दिखा देंगे बच्चों। अब डी ऑर्बिटल्स आप देख रहे हो, मैंने सब डी ऑर्बिटल्स एक साथ ही मैं बना रही हूँ। इसका मतलब डीजेनरेसी इज स्टिल मेंटेन्ड है। यहाँ पर एनर्जी तो बढ़ गई, एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन सारे डी ऑर्बिटल्स एक साथ हैं तो डीजेनरेसी इनकी मेंटेन्ड है। अब क्या होता है, मान लो आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट स्ट्रेंथ के हैं, तो उनकी इंटरेक्शन भी इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। और फिर लिगेंड्स किस डायरेक्शन में मेटल आयंस को अप्रोच कर रहे हैं, ये भी तो जो है एनर्जी पर फर्क डालेगा ना। किस तरह से, आप इसको जो है, इसके लिए पहले आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप पता होनी चाहिए। आपको पता है डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, और कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। आपको इनकी शेप भी पता है ना किस तरह से होती है। मान लो डी एक्स वाई है तो हम सिंपली कैसे याद रख लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है, तो जो डी एक्स वाई डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल। और जब हम डी एक्स वाई बोलते हैं तो ये इन बिटवीन एक्स वाई एक्सिस आते हैं ये डम्बल्स, तो ये कौन सा हो गया, डी एक्स वाई। सिमिलरली अगर हमने डी, सपोज ये हमारे पास जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब इन बिटवीन जेड और वाई एक्सिस अगर मैं डी ऑर्बिटल्स डबल डम्बल बनाती हूँ तो ये कौन सा बन गया, डी वाई जेड। इसी तरह से सपोज ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो जाती है, और इन बिटवीन यहाँ पर हम डबल डम्बल बना देते हैं तो ये आ गया हमारे पास डी जेड एक्स। सिमिलरली अब बच्चों आप इसको ध्यान से देखना, ये x और y एक्सिस है और यहाँ पर ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस में बना रही हूँ, अलोंग दी एक्सिस। तो ये हो गया हमारे पास डी, इसको थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। ये अलोंग द एक्सिस तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर की शेप कैसी होती है बच्चों, आपको पता है ना, इसकी डोनट शेप होती है। मान लो ये जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर कुछ हम इस तरह से बनाते थे, दिस इज डी जेड स्क्वायर। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मान लो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के पास ये डी ऑर्बिटल्स हैं, अब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं और
मान लो लिगेंड्स जो है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, आप देखो, मान लो सपोज लिगेंड इस एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस के में डायरेक्ट इस लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 45 डिग्री पर है। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस में अगर लिगेंड आता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी इसको कोई इलेक्ट्रॉन मेटल आयन का नहीं मिल रहा है लिगेंड को। सिमिलरली अगर दूसरे कलर से इंडिकेट करती हूँ बच्चों, सपोज यहाँ पर लिगेंड अलोंग जेड एक्सिस यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी इसको डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस में, लिगेंड अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस में, या लिगेंड अप्रोच कर रहा है हमारे पास जेड एक्सिस में, तो क्या हो रहा है, दे आर नॉट कमिंग डायरेक्टली इन कंटेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है हमारे पास, तो सपोज लीजेंट हमारे पास लिगेंड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इनमें डायरेक्ट जो है इनमें इंटरेक्शन होगी, और डायरेक्ट इंटरेक्शन के कारण एनर्जी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। सिमिलरली मान लो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप देख रहे हो डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है। जेड एक्सिस में मान लो लिगेंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी डी जेड स्क्वायर में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, जो रिपल्शन है, कौन ज्यादा फेस कर रहे हैं, जो रिपल्शन है वो कौन ज्यादा फेस कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और डी जेड स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। और रिपल्शन इनमें भी हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो लो रिपल्शन हमारे पास कहाँ हो रही है, डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में, और डी जेड एक्स में। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है, अब जहां ज्यादा रिपल्शन होगी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं ना कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर हैज मोर एनर्जी देन डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं, और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में और सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, ठीक है। तो अब आप जो है, अब आप थोड़ा रिपल्शन के बारे में समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जब तो गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर एनर्जी एक जैसी है, जब लिगेंड्स अप्रोच करे, इनमें लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुई, तो एनर्जी डी ऑर्बिटल की बढ़ गई, लेकिन जो डी जनरेसी है वो यहाँ पर मेंटेन रही। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि जो ये फील्ड मैंने बताया था आपको, क्रिस्टल फील्ड, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, और वो डी ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन डिफरेंटली। कैसे, जैसे कि हम नीचे देख चुके हैं ना कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो क्या होता है, ये डी जनरेसी अपनी मेंटेन नहीं रख पाते डी ऑर्बिटल्स, मतलब क्रिस्टल फील्ड सिमेट्रिकल नहीं रहता, कैसा हो जाता है, अनसिमेट्रिकल। और उस अनसिमेट्रिकल फील्ड के कारण ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है, इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। हालांकि इनकी एनर्जी जो लोअर एनर्जी स्टेट है ना, उससे क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी, लेकिन ये जो एवरेज एनर्जी है इनकी, उससे डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की कम हो जाएगी और इनकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो स्प्लिटिंग हो जाती है, इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। Splitting of d orbitals into two set of orbitals is known as, इसको क्या बोल देते हैं हम,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्या बताओगे आप कि लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में जब डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, वन हैविंग लोअर एनर्जी एंड अदर हैविंग हायर एनर्जी, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो था बच्चों क्रिस्टल फील्ड के बारे में। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। तो जनरली हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स हैं, तो उनमें किस तरह से स्प्लिटिंग होगी ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे बच्चों, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब यहाँ पर 6 लिगेंड्स जो हैं सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो आपके पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो हमारे पास जो शेप है ऑक्टाहेड्रल इस तरह से आएगी। अब बच्चों यहाँ पे मान लो लिगेंड्स ये अप्रोच कर रहे हैं अलोंग दीज एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास मान लो वाई एक्सिस है और ये जो है मान लो जेड एक्सिस है। अब इन एक्सिस के अलोंग जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन इन लिगेंड्स के साथ आएगी और रिपल्शन होगी, और रिपल्शन के कारण एनर्जी इंक्रीज होगी डी ऑर्बिटल्स की। फर्दर जिन डी ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट जो डी ऑर्बिटल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे लिगेंड्स के, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, और जो इन बिटवीन एक्सिस होंगे उनमें रिपल्शन कम होगी। तो डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। किस तरह से हम जो है इस फिगर से समझ सकते हैं बच्चों। मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स मेटल आयन इन ग्राउंड स्टेट, मेटल आयन गैसियस स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट मींस इसकी एनर्जी अभी लोवेस्ट एनर्जी यहाँ पर है। अब मान लो इसको लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो वो क्रिस्टल फील्ड इसके चारों ओर डेवलप करेंगे। उसके कारण क्या होगा, जब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन के कारण इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है डीजेनरेट है लेकिन एनर्जी क्या होगी इनकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो जैसा मैंने ऊपर आपको फिगर में भी बताया था कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो जो डी ऑर्बिटल्स एक्स वाई जेड एक्सिस में लाई करेंगे उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, और जो इन बिटवीन एक्सिस लाई करेंगे उनमें रिपल्शन कम होगी। तो इसके कारण ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं अभी फिलहाल डी जनरेट हैं, लेकिन रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये डी जनरेसी मेंटेन नहीं रह पाती और ये स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल।
अब जिनकी एनर्जी कम थी वो कौन से देखे थे हमने बच्चों, डी जो है कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, आप इसको जो है मान लो यहाँ पर सपोज यहाँ पे हमारे पास एक डी ऑर्बिटल, मैं बता रही हूँ आपको, एक डी ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पर सपोज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल है ये इस तरह से इन एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन यहाँ पर जो है ज्यादा होगी। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में रिपल्शन ज्यादा है, ये एक फिगर इसी तरह से हम जो है औरों को भी शो कर सकते हैं। तो रिपल्शन ज्यादा होगी यहाँ पे तो एनर्जी ज्यादा होगी, और ये एनर्जी जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों जनरली ये जो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं इनको कंबाइनली हम बोल देते हैं T2G, और ये जो हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं इनको हम बोल देते हैं EG। तो इस तरह से जब d ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाता है इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इनमें जो एनर्जी डिफरेंस हो गया उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा नॉट क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपने याद रखना है, और नॉट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आता है। अब क्या होता है, इनकी जो स्प्लिटिंग है वो इस तरह से होती है बच्चों की एवरेज एनर्जी ना इनकी क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो ये जहां पर इनके एवरेज एनर्जी सेम रहेगी उसको जनरली हम बोल देते हैं बारी सेंटर। ठीक है, बारी सेंटर। अब जो एनर्जी कम हुई, ये एनर्जी कम हुई कितनी अमाउंट से, -0.4 ऑफ डेल्टा नॉट, और जो एनर्जी इंक्रीज हुई दैट इज +0.6 ऑफ डेल्टा नॉट। अब एवरेज एनर्जी अगर आप देखें बच्चों तो डिक्रीज हुई, -0.4 कितनों की है, 3 की, तो -1.2 आ गया हमारे पास। इंक्रीज हुई +0.6 है तो +1.2 आ गया, और इस तरह से दोनों एनर्जी क्या हो गई, जीरो। कहाँ पर, एवरेज एनर्जी जीरो, बारी सेंटर पर। तो इस तरह से ये थी हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब बात करते हैं हम स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक s और p के 3 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, यहाँ पर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ रहे हैं, x y z एक्सिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में लिगेंड्स आ रहे हैं, जबकि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है वहां पर इंटरेक्शन उनकी डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है ना, वो ऑक्टाहेड्रल के क्या होती है, रिवर्स होती है। तो इसी तरह से आपने याद रखना है। अब कैसे शो करेंगे हम इसको, मान लो हमारे पास ये मैं एनर्जी शो कर देती हूँ। अब मेटल आयन के डी ऑर्बिटल सपोज मेरे पास हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं क्या होगा, मेटल आयन गैसियस स्टेट में और लोएस्ट एनर्जी स्टेट
है यहाँ पर इसकी डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, इंटरेक्शन डेवलप होगी और ये डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे इनटू, इंटरेक्शन होगी पहले तो और इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से डीजेनरेसी स्टिल इनकी रहती ही है, लेकिन जो है एनर्जी इनकी बढ़ गई। अब डी ऑर्बिटल्स और क्लोज आएंगे, लिगेंड्स और क्लोज आएंगे डी ऑर्बिटल्स के, तो ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट अप हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या याद रखना है आपने कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उनके अलोंग लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनको, ये कौन से ऑर्बिटल है हमारे पास, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, हम इनको वहाँ पे T2G बोलते थे ना। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम G जो हमारा सबस्क्रिप्ट लगा है उसको हटा देते हैं, हम ओनली इनको T2 से जो है शो करते हैं। और यहाँ पर ये है मेरे पास ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो इनको हम सिर्फ E से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस आ गया, अगेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लेकिन किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पर भी हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी और उसको हम क्या बोल देते हैं, बारी सेंटर। लेकिन अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बिल्कुल रिवर्स हो गया, तो जो एनर्जी डिक्रीज हुई दैट इज बाय 0.6 ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और इंक्रीज हुई प्लस 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से जो एवरेज एनर्जी आप निकालोगे दैट विल रिमेन सेम, मतलब एवरेज एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस 1.2 से इंक्रीज हुई, माइनस 1.2 से डिक्रीज हुई, तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जब ये स्प्लिटिंग की बात करी, तो यहाँ पर इस स्प्लिटिंग से हम इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन हम कौन सी प्रॉपर्टीज, कलर क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और उनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा होगा। अब बच्चों ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, ये डिपेंड करती है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ पर, कि लिगेंड्स किस तरह का जो है फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं। अब डिफरेंट लिगेंड्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कैलकुलेट करी और उन सारे लिगेंड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इस तरह से जो हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ कोरिलेट नहीं करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स की बात करते थे, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स जो है उनको अरेंज कर दिया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर फील्ड स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो कैसे आएगा, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होती है आयोडाइड की, फिर हमारे पास आ जाएगा ब्रोमाइड, फिर आ जाएगा हमारे पास क्लोराइड, फिर जो है नाइट्रेट, ठीक है, फिर फ्लोराइड, और इस तरह से हमारे पास एंड में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर आ जाता है NH3 लेस देन NO2 नेगेटिव लेस देन CN नेगेटिव लेस देन CO। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
एनर्जी या जो है फील्ड स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की जो जो इस लेफ्ट साइड पे लिखे गए हैं इनकी जो है फील्ड स्ट्रेंथ कम है, तो हम जनरली इनको बोल देते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। और जो हमारे पास राइट साइड में है तो इनको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरह से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।